सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं। देखो आज हम स्टार्ट करेंगे बिहेवियर ऑफ रियल गैस। रियल गैस का क्या बिहेवियर होता है उसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल गैस क्या होती है और आइडियल गैस क्या होती है। देखो आइडियल गैस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, हम आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में भी बात कर चुके हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि जो गैसेस होती है ना, जितनी भी गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो देखो आइडियल गैस क्या होती है और रियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस का तो शायद आपको थोड़ा सा आइडिया होगा ही। आइडियल गैस क्या होती है? गैस which obeys gas laws under all conditions of temperature and pressure. जो भी गैस लो को ओबे करती है। गैस लॉज कौन कौन से थे? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एंड गै-लुसैक्स लॉ। ठीक है, जो भी गैस लॉज को फॉलो करती है अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसे हम क्या कहते हैं? आइडियल गैस कहते हैं। और जो गैस ओबे करती है, गैस विच ओबेज गैस लॉज अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, वो गैस जो कि फॉलो करती है गैस लॉज को अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, उसे हम क्या कहते हैं? रियल गैस कहते हैं। ठीक है, मतलब कि रियल गैस क्या होती है? ये सारे कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैस लॉज को फॉलो नहीं करती है। ये सिर्फ कब करेगी? जब प्रेशर जो होगा लो होगा और टेम्परेचर क्या होगा? हाई। तो गैस विच ओबेज गैस लॉ अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, उसे हम क्या कहते हैं? रियल गैस कहते हैं। ठीक है, अब अभी हमने देखा कि नो गैस इज आइडियल। कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, सारी गैसेस क्या होती है? रियल गैसेस होती हैं। ऑल गैसेस आर रियल गैसेस, सारी गैसेस रियल गैसेस होती हैं। मतलब जितनी भी गैसेस होती है ना, वो क्या करती हैं? उनका एक कंडीशन होती है, तभी वो गैस लॉज को फॉलो करती है। और वो कंडीशन क्या होती है? जब आप प्रेशर लो रखोगे, टेम्परेचर हाई करोगे, तभी जो गैस होगी ना, वो गैस लॉज को फॉलो करेगी। ठीक है, तो कोई भी गैस आइडियल नहीं होती है, सारी गैसेस क्या होती हैं? रियल होती हैं। अब हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने बहुत सारे पोस्टुलेट्स, असम्पशंस डिस्कस किए थे, है ना। उसके अंदर दो असम्पशंस ऐसे थे जो गलत थे। एक तो क्या था? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। Volume occupied by molecules is negligible as compared to total volume of gas. जो हमने ये पोस्टुलेट स्टडी किया था वो गलत था। गलत मतलब कैसे था? रियल गैसेस के लिए गलत था। ठीक है, और हमें पता है कि सारी गैसेस रियल ही होती हैं। तो ये जो कंडीशन होती है ना, ये सिर्फ आइडियल गैस के केस में ही होती है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं ना, वो बहुत नेग्लिजिबल होती है, मतलब हम उन्हें नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू जो वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, यहां पे क्या होता है? नॉट नेग्लिजिबल। यहां पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, रियल गैस के केस में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। ये रियल गैस के केस में होता है। ठीक है, एक assumption तो ये गलत था जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने डिस्कस किया था। और एक था कि हमने ये भी पढ़ा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होते हैं ना, वो नेग्लिजिबल होते हैं। किसके केस में? आइडियल गैस के केस में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं ऐसे लिख रही हूं FA, एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन इज नेग्लिजिबल। पर यहां क्या होते हैं? नेग्लिजिबल नहीं होते। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन आर नॉट नेग्लिजिबल। ठीक है, आइडियल गैस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन नेग्लिजिबल होते हैं, पर रियल गैस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन नेग्लिजिबल नहीं होते। जो रियल गैस होती है ना, वो कैसी है? एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है या फिर थ्योरिकल कंसेप्ट है। ठीक है, हाइपोथेटिकल या फिर थ्योरेटिकल कंसेप्ट है।
क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आइडियल गैस कोई गैस होती ही नहीं है, ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, पर ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट नहीं है। अब लास्ट जो इसका डिफरेंस आता है वो ये आता है कि आइडियल गैस जो होती है वो क्या फॉलो करती है, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल्स टू nRT, ये तो हमें पता है ना, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो ये क्या फॉलो करती है? आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। पर रियल गैस क्या फॉलो करती है? रियल गैस फॉलो वंडरवॉल इक्वेशन। वंडरवॉल्स इक्वेशन फॉलो करती है रियल गैस, ठीक है। वो क्या होती है? P प्लस में AN² डिवाइड बाय V स्क्वायर इनटू में V माइनस NB इज इक्वल्स टू nRT। ये क्या होती है? वंडरवॉल्स इक्वेशन होती है। तो आइडियल गैस क्या फॉलो करती है? आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करती है। और रियल गैस क्या फॉलो करती है? वंडरवॉल्स इक्वेशन फॉलो करती है। अब जितना हमने डिफरेंस समझना था आइडियल गैस के और रियल गैस के बीच में वो हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम मेन अपना बात करते हैं कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ, हमें ये कैसे पता लगा कि रियल गैसेस होती हैं, सारी गैसेस रियल गैस होती हैं, ठीक है, या कि क्यों डेविएशन होता है बिटवीन द रियल गैस, क्यों डेविएट करती हैं, ठीक है, आइडियल बिहेवियर से। तो अब हम वो समझते हैं। देखो, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था जिसके अंदर PV वर्सेस P के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया, ठीक है। अब आपको पता है, क्योंकि आप बॉयल्स लॉ पढ़ चुके हो, आई थिंक आपने बॉयल्स लॉ वाली वीडियो देखी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि PV वर्सेस P के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो कैसी लाइन आती है? स्ट्रेट लाइन आती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। जब आप PV वर्सेस P के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो तो स्ट्रेट लाइन आती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये किसके लिए होती है? ये आइडियल गैस के लिए होती है। ये किसके लिए होती है? आइडियल गैस के लिए। अब साइंटिस्ट ने देखा कि हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए और CH4 के लिए, उन्होंने सोचा कि हम इन चारों को भी इसके ऊपर प्लॉट करके देखते हैं कि क्या कुछ रिजल्ट आता है। तो जब उन्होंने हाइड्रोजन का प्लॉट किया तो हाइड्रोजन का ऐसे गया ग्राफ, ये हाइड्रोजन का, यहां पे हाइड्रोजन का ग्राफ कुछ इस तरीके से गया। जब उन्होंने हीलियम के लिए PV वर्सेस P प्लॉट किया तो ये हीलियम के लिए आया। जब उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए किया तो नेगेटिव डेविएशन से होता हुआ ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए गया। और जब उन्होंने CH4 के लिए गया तो सेम CH4 के लिए, CH4 के लिए। तो ये सारे के सारे क्या थे? ये सारे के सारे प्लॉट्स आए थे किसके? जब उन्होंने हाइड्रोजन, हीलियम, CO और CH4 के लिए प्लॉट किए थे ग्राफ PV वर्सेस P के बीच में। तो अब उन्हें लगा कि भाई हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ग्राफ तो सारी लाइंस ऐसे ही आएंगी, पर अब ये तो क्या हो गया, ये एक तो ऐसे जा रहा है, एक नेगेटिव डेविएशन से होता हुआ पहले नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब हम इस बात को समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था। देखो, अगर आप हाइड्रोजन एंड हीलियम का केस लेते हो, हाइड्रोजन एंड हीलियम के केस में आप देख रहे हो कि जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, एज प्रेशर इंक्रीजेस, ये साइन में इंक्रीज का यूज कर रही हूं, ठीक है। जैसे प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो तो आपका PV की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे प्रेशर देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ मॉडरेट प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है ना, या लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर और हाई प्रेशर। जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी PV की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सेम हाइड्रोजन और हीलियम के केस में ऐसे हो रहा है। पर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CH4 के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। इन दोनों के केस में क्या हो रहा है? एज P इंक्रीजेस, जैसे आप P को इंक्रीज कर रहे हो तो क्या हो रहा है? देयर इज नेगेटिव डेविएशन आ रही है सबसे पहले, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन आ रही है, नेगेटिव डेविएशन आ रही है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। पहले तो कहां जा रहा है ग्राफ? पहले तो कर्व नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, देयर इज नेगेटिव डेविएशन। फिर इट इज मतलब वो क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है आइडियल गैस को, ठीक है। देन अप्रोचिंग आइडियल गैस, देन अप्रोचिंग आइडियल गैस, ठीक है। फिर वो आइडियल गैस को अप्रोच कर रहा है, उसके बाद वो क्या? एंड देन शो पॉजिटिव डेविएशन कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है। उसके बाद वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है कॉन्टिन्यूअसली। तो इसमें हो क्या रहा है? अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ देख रहे हो तो जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो PV का कर्व भी क्या हो रहा है? ये जो लाइन है ये भी इंक्रीज कर रही है।
अगर आप CO और CH4 के केस में देख रहे हो तो जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो पहले नेगेटिव डेविएशन आती है, पहले कर्व नीचे जा रहा है, उसके बाद आइडियल गैस के पास आ रहा है, उसके बाद ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। इसका मतलब फिर साइंटिस्ट को पता लग गया था कि नहीं, सारी गैसेस आइडियल गैस को फॉलो, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CH4 के केस में सबसे पहले पीवी एज प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, जब आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो पीवी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। ठीक है, पहले प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो पीवी की वैल्यू जो हो रही है वो डिक्रीज कर रही है। फिर वो क्या कर रही है, देन अप्रोच कर रही है आइडियल गैस वाली लाइन को, आइडियल गैस लाइन। ठीक है, आइडियल गैस लाइन को अप्रोच कर रही है एंड देन पीवी इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली। उसके बाद पीवी की वैल्यू क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। मतलब कि ये इसमें हम ऐसे देख रहे हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये सारी जो रियल गैसेस हैं ये आइडियल गैस को अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर फॉलो नहीं करती। ठीक है, चलो ये तो ग्राफ हमने इसके जब पीवी वर्सेस पी का ग्राफ ड्रॉ किया था तब हमारे पास ऐसे रिजल्ट आए थे। ठीक है, पता है ना आपको ये बॉयल्स लॉ का कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पीवी वर्सेस पी प्लॉट तो ऐसे ही बनता है। अब हमने जब नेक्स्ट प्लॉट बनाया था, उन्होंने क्या किया साइंटिस्ट ने, जब किसको किसके साथ प्लॉट किया, पी वर्सेस वी को। जब उन्होंने P वर्सेस V को प्लॉट किया था, तब अब आप बताओ, आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ है, P वर्सेस V का प्लॉट कैसा आना चाहिए, ऑफ कोर्स इट इज अ कर्व, है ना, हमने स्टडी किया था, ये कर्व आता है। अब ये उन्होंने कर्व एक्सपेक्ट किया था कि आइडियल गैस का तो चलो ऐसे कर्व आता है। जब उन्होंने रियल गैस का कर्व बनाया तो रियल गैस का कर्व कैसे था, ऐसे। ये कर्व था किसके लिए, रियल गैस के लिए, दिस इज फॉर रियल गैस। ठीक है, तो P वर्सेस V के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे थे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस के लिए तो कर्व ऐसा था, पर रियल गैस के लिए हम ऐसा ही सोच रहे थे कि ये कोइंसाइड करेंगे दोनों कर्व्स, पर इन्होंने कोइंसाइड नहीं किया था। रियल गैस के केस में तो क्या था, रियल गैस की जो वैल्यूज थी वो हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ली थी, पर जो आइडियल गैस की वैल्यूज थी ना, आइडियल गैस की, वो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट की थी, थ्योरेटिकल। ठीक है, तो पहले तो हमने जैसे पेन कॉपी से जैसे भी कैलकुलेशन करके हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि आइडियल गैस का तो ये होगा। ठीक है, पर रियल गैस का जब हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकाली तो हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि दोनों कर्व्स आपस में कोइंसाइड करेंगे, पर इन्होंने कोइंसाइड नहीं किया था। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या है, ग्राफ आया था। ठीक है, अब हम ये देख रहे थे फ्रॉम दीज प्लॉट्स, हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे थे फ्रॉम दीज प्लॉट्स। हम जैसे हमने जो अभी ग्राफ डिस्कस किया था और ये वाला ग्राफ है, इन दोनों के बेसिस पे हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे थे कि जो अगर आप प्रेशर हाई करते हो ना, एट हाई प्रेशर, तो जो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम है, ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम जो आ रही थी, ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम। वो किससे ग्रेटर थी, कैलकुलेटेड वॉल्यूम से ग्रेटर थी। ठीक है, हाई प्रेशर पे ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम ग्रेटर थी कैलकुलेटेड वॉल्यूम से, और अगर आप एट लो प्रेशर करते हो तो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही थी किसके, कैलकुलेटेड के। ठीक है, ऑब्जर्व एंड द कैलकुलेटेड वॉल्यूम जो थी अप्रोच कर रही थी एक दूसरे को, तो इन ग्राफ से हम ये कंक्लूजन निकाल रहे थे। ठीक है, और क्या, अब हमने ये देख ही लिया था, मतलब ये दोनों ग्राफ जब हमने प्लॉट किए थे, एक तो ये वाला जो अभी हमने डिस्कस किया, ये ऐसे, ये हाइड्रोजन, हीलियम और ये इसका, फिर ये। ठीक है, एक तो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, इन दोनों से ही हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे थे कि जो रियल गैस होती है ना, वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब रियल गैस लॉज को फॉलो नहीं करती अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाई इट हैपेंस, ऐसा क्यों हो रहा है, रियल गैसेस सारे कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर को बे फॉलो क्यों नहीं कर रही गैस लॉज को। और सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बन रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसा हो भी रहा है तो व्हाट आर दोज कंडीशन, ऐसी कौन सी कंडीशन है जब रियल गैस जो होती हैं वो गैस लॉज को फॉलो करने लग जाती हैं। ठीक है, तो इन दोनों के ही अब हम क्वेश्चन के आंसर देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि रियल गैस जो है गैस लॉज को ओबे नहीं करती अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर।
और ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हाँ अब रियल गैस जो होती है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। तो अब हम उन देखते हैं, उन रीजंस को देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले कोज ऑफ डेविएशन ही देखते हैं। कोज ऑफ डेविएशन, कोज ऑफ डेविएशन क्यों डेविएट करता है, क्यों डेविएट करती है रियल गैसेस अपने मतलब रियल गैसेस आइडियल गैस बिहेवियर से क्यों डेविएट करती है। देखो हमें पता है कि जो रियल गैस होती है, रियल गैस ओबेज गैस लो, ओबेज गैस लॉज एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर लो होता है तभी रियल गैस लॉज को ओबे करती है। तो अभी जो हमने दो एजम्पशंस देखे थे केटीजी के जो फॉल्टी नजर आए थे हमें, ठीक है, उनकी बात करते हैं। देखो एट हाई प्रेशर और एंड लो टेम्परेचर, टू एजम्पशंस जो थे, टू एजम्पशंस केटीजी के वो फॉल्टी थे। टू एजम्पशंस ऑफ केटीजी वर फॉल्टी। और वो क्या थे आपको पता ही, अभी हमने डिस्कस किया। कौन कौन से थे वो? एक तो ये था सबसे पहला तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल as compared to total volume of gas, as compared to total volume of gas। ठीक है, एक तो ये वाला एजम्पशन। और दूसरा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, पहले इसी को स्टडी करते हैं। देखो हमें पता है कि रियल गैसेस जो होती हैं वो ओबे करती है गैस लॉज को एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब हाई जब हम प्रेशर कर रहे थे और लो टेम्परेचर कर रहे थे तो दो एजम्पशंस जो थे ना केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो फॉल्टी थे। दो एजम्पशंस वो कौन से थे कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, और दूसरा ये था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होती है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में वो नेग्लिजिबल होती है। देखो अब जो पहले वाला, अगर ये जो फर्स्ट एजम्पशन था ये अगर सही भी होता तो जो प्रेशर, ऐसे लिखो, देखो अगर ये एजम्पशन सही होता, इफ दिस इज राइट, अगर ये सही होता, इफ दिस इज राइट, तो P वर्सेस V प्लॉट, जो P वर्सेस V प्लॉट जो था शुड कोइंसाइड, उसे कोइंसाइड करना चाहिए था आपस में। अगर ये एजम्पशन राइट होता तो P वर्सेस V प्लॉट शुड कोइंसाइड, पर हमने देखा वो कोइंसाइड तो अभी कर ही नहीं रहा था। ठीक है, और अगर ऐसा होता कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल होते, अगर ये सही होता, अगर इफ दिस इज राइट, अगर ये सही होता तो गैस कैन नेवर लिक्विफाई, गैस कैन नेवर लिक्विफाई। पर हमें तो पता है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है कंप्रेशन से, है ना। तो इसलिए जो थे ये दोनों ही एजम्पशंस जो थे हमने डिस्कस किए थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर, ये गलत थे। ठीक है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे ये दोनों एजम्पशंस गलत थे, क्योंकि अगर ये सही होता, अगर हमने ये सही मानते तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो हमने एक्सपेरिमेंटली ग्राफ ड्रॉ किया था वो कोइंसाइड करना चाहिए था, पर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ आइडियल गैस के लिए अलग आ रहा था, रियल गैस के लिए अलग आ रहा था। आपको याद है ना, ऐसे अभी हमने डिस्कस किया, एक ऐसे आ रहा था और एक ऐसे, कोइंसाइड तो आपस में दोनों कर ही नहीं रहे थे। ठीक है, और अगर हम ऐसे मानते कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल है, अगर ये सही होता तो गैस कभी लिक्विफाई होती ही नहीं, पर हमें पता है गैस लिक्विफाई होती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो दोनों एजम्पशंस थे ना, ये दोनों एजम्पशंस किसके ऊपर कब ट्रू थे? ये दोनों एजम्पशंस ट्रू थे एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये सिर्फ कब ट्रू होते हैं? दीज आर ट्रू ओनली व्हेन प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई। जब आप प्रेशर को लो करोगे, टेम्परेचर को हाई करोगे, तभी ये दोनों जो है जो दोनों एजम्पशंस है वो सही थे। ठीक है, अगर आप प्रेशर को हाई करते हो, टेम्परेचर को लो करते हो, अगर आप प्रेशर को हाई करते हो और टेम्परेचर को लो करते हो तो मॉलिक्यूल्स ना एक दूसरे के पास आ जाएंगे। कैसे? मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर। देखो
आपने प्रेशर को हाई किया, टेम्परेचर को लो किया। प्रेशर को हाई किया मतलब कि पहले मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे थे, ठीक है। जैसे ही आपने प्रेशर को हाई किया तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और वो क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे ही आप प्रेशर को हाई करते हो, टेम्परेचर को लो करते हो, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अब एक दूसरे के पास आ जाएंगे, कम क्लोजर आ जाएंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल नहीं रहेगा, इज नॉट नेग्लिजिबल, वो एग्जिस्ट करने लगेगा ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब जैसे मॉलिक्यूल सपोज पास पास आ गए, तो अब ये फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, तो वो नेग्लिजिबल तो नहीं होगा। और जो वॉल्यूम ऑफ गैस थी वो भी नेग्लिजिबल नहीं होगी। जो सेकंड हमने देखा था, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नॉट नेग्लिजिबल as compared to total volume of gas, as compared to total volume of gas, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ जो ऑक्यूपाइड बाय द गैस थी वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस के नेग्लिजिबल नहीं थी। तो ये क्या था, ये था हमारे पास कॉज ऑफ डेविएशन की इस तरीके से, इस वजह से डेविएशन हो रही थी, क्योंकि हम ना कंडीशंस अलग, जैसे हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे ये दोनों केस देखने को मिल रहे थे, और जो आपकी केटीजी के दो एजम्पशंस थे वो ऑलरेडी फॉल्स थे, वो ट्रू नहीं थे, ठीक है, उनमें कमी थी। तो इस वजह से जो है गैस जो है थी, रियल गैसेस जो होती हैं वो डेविएट करती हैं। आई होप आपको कॉज ऑफ डेविएशन तो समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा आपको कॉज ऑफ डेविएशन में मतलब थ्योरी पार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे मैं आपको कहती हूँ कि यहाँ से आप थ्योरी कर लो। अगर आपको नहीं समझ में आती ना, तो ही आप कोई मतलब आप ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया करो। जैसे आपने लेक्चर देखा है तो बस आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अदरवाइज आपको थ्योरी नहीं समझ में आ रही तो ही आप कोई बुक रेफर करो, एनसीईआरटी पढ़ लो, या ठीक है। अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, जो एक्सटेंट होता है ना डेविएशन का, मतलब अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि डेविएशन कितनी हुई है, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना डेविएशन हुआ है रियल गैस का आइडियल गैस बिहेवियर से, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस from ideal gas behavior, from ideal gas behavior कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, can be calculated by compressibility factor, compressibility, ठीक है, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय z, ठीक है। तो अगर हमें ये पता करना है कि एक्सटेंट कितनी डेविएशन हुई है रियल गैस की आइडियल गैस बिहेवियर से, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। z किसके इक्वल होता है, z इज इक्वल्स टू pv डिवाइड बाय में nRT, pv इज इक्वल्स टू pv डिवाइड बाय में nRT। आइडियल गैस के लिए z की वैल्यू किसके इक्वल होती है, फॉर आइडियल गैस z इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि z 1 होगा। अगर देखो यहाँ पे पुट करके देखो, 1 इज इक्वल्स टू pv डिवाइड बाय nRT, तो इसके डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, तो nRT इज इक्वल्स टू pv, यही तो होती है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आइडियल गैस के लिए क्या होता है, z 1 के इक्वल होता है, और अगर आप रियल गैसेस के लिए देखोगे, फॉर रियल गैसेस दो केस बनते हैं, फॉर रियल गैस के लिए दो केसेस बनते हैं, ठीक है, क्योंकि pv इज अनइक्वल टू nRT के इक्वल तो होता ही नहीं, देयरफॉर दो केसेस बनते हैं, z इज लेस देन 1 एंड z इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर आइडियल गैस इक्वेशन के लिए देखोगे तो z 1 के इक्वल होता है, पर रियल गैस के लिए z इज नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। आप ऐसे कह लो, या फिर z इज नॉट इक्वल्स टू 1, और दो केस हो सकते हैं, z इज लेस देन 1 और z इज ग्रेटर देन 1। देखो, अगर z लेस देन 1 है तो क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन होती है। क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब होता है, जैसे ग्राफ अभी हम देखेंगे ग्राफ के उससे भी, इसका मतलब क्या है, गैस इज मोर कंप्रेसिबल, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा जो होती है गैस कंप्रेसिबल होती है, गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब इसके केस में क्या होता है, ये ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डोमिनेंसी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो इंक्रीज होने लग जाता है, जिस वजह से नेगेटिव डेविएशन आता है, गैस ज्यादा कंप्रेसिबल हो जाती है, ठीक है।
अब ये किसके केस में दिख रहा था हमें, जैसे कि आपने CH4 के केस में अभी देखा था, CO2 के केस में एक्सेट्रा। जैसे अब देख, जैसे हमने ग्राफ में ऐसे नहीं देखा था कि यहाँ पे आइडियल गैस थी, ये नेगेटिव डेविएशन हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, ये CO के लिए था, ये CH4 के लिए, तो ये नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है, ये देखो इसके लिए Z का इक्वल टू 1 होता है, यहाँ Z इज लेस देन 1 होता है और ऊपर Z इज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो Z इज लेस देन 1 है, नेगेटिव डेविएशन है, गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डोमिनेंसी होती है। पर अगर आप इसके केस में देखोगे तो इसके केस में सब अपोजिट है। इसके केस में क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन होती है, हियर इज पॉजिटिव डेविएशन, गैस इज लेस कंप्रेसिबल, यहाँ पे क्या है, गैस लेस कंप्रेसिबल होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन होती है, गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ ड्यू टू डोमिनेंसी ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन की डोमिनेंसी की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो Z इज ग्रेटर देन 1 जब होगा तो पॉजिटिव डेविएशन आएंगी, गैस लेस कंप्रेसिबल हो जाएगी देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डोमिनेंसी हो जाती है किसकी, फोर्स ऑफ रिपल्शन की, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। देखो जैसे हमने ना ग्राफ ड्रॉ किया था, यहां क्या है, यहां Z है, ठीक है, ये Z यहाँ पे 1 के इक्वल होता है। इस लाइन से जितनी भी नीचे आएंगी वो Z लेस देन 1 होगा, इस लाइन से अबव Z की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। जैसे कि हमने ग्राफ ड्रॉ किया था ना, ये हाइड्रोजन के लिए, ये हीलियम के लिए, ये CO के लिए, ये CH4 के लिए, है ना। तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था Z, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये लाइन क्या होती है, Z इज इक्वल्स टू 1 होती है। इस लाइन से नीचे सारी Z की वैल्यू 1 होती है, इस लाइन से ऊपर सारी Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो Z इज लेस देन 1 है, Z इज लेस देन 1 मतलब यहाँ क्या है, नेगेटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन इस लाइन से नीचे जितनी भी होंगी वो गैस ज्यादा कंप्रेसिबल होती है देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जैसे कि CH4 के लिए कर्व ऐसा आ रहा है, CO के लिए कर्व ऐसा आ रहा है, ठीक है। Z इज ग्रेटर देन 1 का मतलब अबव वाली वैल्यूज, यहाँ पे सारी क्या पॉजिटिव डेविएशन है, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और गैस यहाँ पे लेस कंप्रेसिबल होती है देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, मतलब आप या तो ये लर्न कर लो या फिर आप इससे भी पता लगा सकते हो कि हाँ Z 1 के इक्वल होता है, इस लाइन के नीचे Z लेस देन 1 होता है, इस लाइन के ऊपर Z ग्रेटर देन 1 होता है। अब देखो हम ये समझते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो जब आप सिग्निफिकेंस की बात करोगे, सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट इज Z, वो क्या होती है, देखो आपको पता है PV इज इक्वल्स टू NRT होती है ना, PV इज इक्वल्स टू NRT होता है। अगर मैं आपको रियल गैस के लिए निकालने के लिए कहूं तो Z क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल्स टू PV रियल डिवाइड बाय में NRT हो जाएगा, ठीक है। Z इज इक्वल्स टू PV रियल डिवाइड बाय में NRT हो जाएगा। अगर गैस आइडियल है तो क्या होता है, PV आइडियल इज इक्वल्स टू NRT हो जाएगा, मतलब कि V आइडियल किसके इक्वल हो जाएगा, NRT बाय में P के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करोगे ना, अभी देखते देखो हमें पता है PV इज इक्वल्स टू NRT के इक्वल होता है। अगर मैं रियल गैस के लिए इक्वेशन लिखने के लिए कहूं तो आप ये इक्वेशन लिखोगे, आइडियल गैस के लिए ये इक्वेशन लिखोगे। जब आप NRT की वैल्यू पुटिंग वैल्यू ऑफ NRT बाय P इन इक्वेशन 1, अगर आप इस इक्वेशन के अंदर, सपोज ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करते हो तो हमारे पास क्या आएगा, वी विल गेट Z इज इक्वल्स टू, Z किसके इक्वल हो जाएगा, V रियल डिवाइड बाय में V आइडियल। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एंड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो ये होता है सिग्निफिकेंस ऑफ Z। मतलब हम ऐसे देख सकते हैं कि किस तरीके से वॉल्यूम ऑफ रियल गैस और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस का रिलेशन होता है। देखो
PV इज इक्वल्स टू nRT तो हमें पता ही है। Z क्या होता है, Z इज इक्वल्स टू, अगर रियल गैस के लिखने के लिए बोलूं तो रियल गैस के लिए आप Z की वैल्यू ये लिख सकते हो, अगर आइडियल गैस की हो तो आइडियल गैस के लिए हो सकता है। अगर आप nRT बाई P की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करते हो तो हमारे पास क्या आएगा, Z इज इक्वल्स टू V रियल बाय डिवाइड बाय में V आइडियल। ठीक है, ये क्या होता है, V रियल क्या है, एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। ये क्या है, एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, जो ये क्या है, ये V रियल होता है जो एक्चुअल में है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व, और ये क्या है, ये कैलकुलेटेड है, दिस इज कैलकुलेटेड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, आपको पता है कि रियल गैस क्या है, रियल गैस का सारा एक्सपेरिमेंटल डाटा है। आइडियल गैस क्या है, आइडियल गैस तो एक थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो वी आइडियल क्या होती है, कैलकुलेटेड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, मतलब आइडियल गैस वाली, और वी रियल क्या होती है, एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है। ठीक है, ओनली एट किसके, हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे ही आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो, आइडियल गैस लॉज को फॉलो करती है सारी की सारी गैसेस। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि Z इज लेस देन 1 कब होगा, जब आपका V आइडियल ग्रेटर होगा किससे, V रियल से, और Z ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब आपका V रियल किससे ग्रेटर होगा, V आइडियल से, है ना। Z इज लेस देन 1 का मतलब नेगेटिव वैल्यूज आएगी, नेगेटिव वैल्यूज आएगी का मतलब क्या है, कब होगा, जब जो डिनोमिनेटर वाली चीज है वो आपकी बड़ी हो जाएगी एज कंपेयर टू द न्यूमरेटर से। और ये रिलेशन कब बनेगा, Z इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, जब आपकी वैल्यू सारी पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, जब ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम Z की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर रियल गैस जो होती है आइडियल गैस बिहेवियर शो करती है, वो टेम्परेचर कौन सा होता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉयल पॉइंट। ठीक है, तो अब हम बॉयल पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो बॉयल पॉइंट क्या होता है, बॉयल्स पॉइंट टेम्परेचर एट विच रियल गैस follow ideal gas behavior, real gas follow ideal gas behavior over appreciable range of pressure, appreciable range of pressure। ठीक है, तो बॉयल पॉइंट क्या होता है, बॉयल्स पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जब रियल गैसेस किस तरीके से बिहेव करती है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है ओवर एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब देखते हैं, देखो अगर बिलो बॉयल पॉइंट की बात करते हैं, अगर बॉयल पॉइंट सपोज बिलो बॉयल पॉइंट क्या होता है, देखो अगर बॉयल पॉइंट से नीचे है बिलो बॉइलिंग पॉइंट, जो रियल गैस होती है ना, रियल गैस पहले तो नेगेटिव डेविएशन शो करती है, शो नेगेटिव डेविएशन। रियल गैसेस क्या शो करती है, सबसे पहले नेगेटिव डेविएशन। देखो ग्राफ में हमने स्टडी किया था ना, बस उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। हमने ग्राफ ऐसे बनाया था इस तरीके से। ठीक है, तो बॉयल पॉइंट के नीचे पहले क्या हो रही है, नेगेटिव डेविएशन हो रही है। ठीक है, फर्स्ट शो नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है, Z की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। ठीक है, विद इंक्रीजिंग प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे Z1 था, Z इज इक्वल टू 1, यहाँ Z इज लेस देन 1, तो Z की वैल्यू कम हो रही है विद इंक्रीजिंग प्रेशर। इसका मतलब क्या है, फिर वो क्या एक मिनिमम वैल्यू को रीच कर रही है, देन रीचेस मिनिमम वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू को रीच कर रही है फिर वो। ठीक है, एक मिनिमम वैल्यू के ऊपर आकर के वो रुक जाती है, और उसके बाद अगर आप ऑन इंक्रीजिंग, अगर आप और भी ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करते हो तो Z की वैल्यू इंक्रीज करती है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट तो ये होता है। ठीक है, कि रियल गैसेस शो बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कह रही हूँ, बिलो बॉयल्स पॉइंट रियल गैस पहले शो कर रही है नेगेटिव डेविएशन, पहले नीचे आ रही है, उसके बाद सबसे पहले वो Z की वैल्यू कम हो रही है, Z की वैल्यू कम हो रही है जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर आप प्रेशर को और भी ज्यादा इंक्रीज करते हो तो और भी ज्यादा जो है आपकी Z की वैल्यू इंक्रीज करती है कंटिन्यूसली। अब अगर आप अबव बॉयल्स पॉइंट की बात करो, अबव बॉयल्स पॉइंट, अब
अब बॉइल्स पॉइंट का क्या केस लोगे आप, ऐसे अबव बॉइल्स पॉइंट। यहाँ पे क्या है, z किसके ग्रेटर देन होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रियल गैस क्या शो करती है, रियल गैस शोज पॉजिटिव डेविएशन, शोज पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। पॉजिटिव डेविएशन क्यों, क्योंकि ऐसे जा रहे हैं ना सीधा, z इज ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे वीक होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अबव बॉइलिंग पॉइंट, अब जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो बॉइल्स पॉइंट होता है ना, बॉइल्स पॉइंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। बॉइल्स पॉइंट डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा गैस का नेचर होगा फिर उसके बेसिस पे बॉइल्स पॉइंट आता है, अबव जाएगा ग्राफ, कर्व बिलो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब जितना ज्यादा है ना z की वैल्यू से डिपार्चर होगा ना, उतना ही ज्यादा डेविएशन आती है, ठीक है। मतलब z की वैल्यू अगर आपकी अप्रोच करती है ना इक्वल टू 1 के अप्रोच करती है तो ठीक है, अदरवाइज जितना ज्यादा z की वैल्यू से वो होता जाएगा, दूर होता जाएगा, z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती जाएगी, z की वैल्यू लेस देन, तो उतना ही डिपार्चर होता जाएगा। जैसे कि सपोज z यहाँ पे क्या होता है, z यहाँ पे 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर आप ज्यादा लेस देन 1 करते रहे, z की वैल्यू यहाँ पे लेस देन 1 होती है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। तो अगर जितना ज्यादा, तो उतनी ज्यादा डेविएशन आती चली जाएगी, ठीक है। कम होगी तो इस तरीके से कम भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है अप्रोचेस। अगर z की वैल्यू बिल्कुल 1 के भी इक्वल आ जाती है ना, तो भी हम आइडियल गैस मानने लग जाते हैं उस गैस को, ठीक है। पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मतलब आइडियल गैस सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता। आइडियल गैस कोई आइडियल गैस नहीं होती, ठीक है। सारी की सारी गैसेस रियल होती है, पर z की वैल्यू जब 1 के इक्वल भी आने लग जाती है ना, तो भी हम उस गैस को आइडियल गैस कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर z की वैल्यू ज्यादा ही ग्रेटर देन है 1 से, तो और भी ज्यादा इस तरीके से ग्राफ आएगा। ऐसे आएगा तो थोड़ा सा मतलब z की वैल्यू थोड़ी कम ग्रेटर है 1 से, ठीक है। अगर ज्यादा ही डिफरेंस है तो इस तरीके से ग्राफ जाता है, ठीक है। तो z की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि डेविएशन कितना होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। अब आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अंदर सारे का सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट ही हमने स्टडी किया, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल अगली वीडियो में आएगा जब हम वंडरफुल्स इक्वेशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।